एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगली सीरीज है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी शरभपुरी वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शरभपुरी वंश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। सबसे पहले किसी भी अगर हम वंश के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम उसका कार्यकाल देखते हैं कि उसका कालक्रम कितना रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके शरभपुरी वंश की तो इसका कालक्रम रहा है आपका 5वीं से 6वीं शताब्दी। सबसे पहले अगर हमने क्षेत्रीय राजवंश प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया था आपका राजर्षि तुल्यकुल वंश। तो उसका समय क्या था 4थी से 6वीं। ठीक है, अब इसका है 5वीं से 6वीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कालक्रम का विशेष। ठीक है, तो अगर देखें हम लोग इनका शासन कालक्रम तो क्या है आपका 4थी से आपका 5वीं से आपका 6वीं शताब्दी। ठीक है, 4थी से 5वीं आपका था राजर्षि तुल्यकुल का और 5वीं से 6वीं है किसका शरभपुरी वंश। ठीक है, इस कुल का एक अन्य नाम मिलता है। ठीक है, अन्य नाम मिलता है क्या आपका अमराय कुल या इसी का मिलता है अमरज कुल। ये इसी के नाम, ठीक है ना, इसके अन्य नाम। ठीक है, व्याघ्राजी का जो ताम्रपत्र है उसमें इस चीज का उल्लेख मिला है। ठीक है, क्लियर है। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है अमराय कुल अमरज कुल। ठीक, अगर हम देखें इसके संस्थापक की बात करें कि कौन है इस वंश के संस्थापक, तो इस वंश के संस्थापक हैं आपके शरभराज। क्या है? शरभराज। और इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? इसके बारे में जानकारी आपको गुप्त वंशी जो राजा है भानुगुप्त उनके एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? एरण अभिलेख की। क्या बोलते हैं? शरभपुरी वंश का राजा या संस्थापक क्या है आपका? शरभराज। यहाँ तक ये आपकी सामान्य जानकारी है। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? वैष्णव धर्म को मानते हैं और ये परम भागवत की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग धर्म क्या है इनका? धर्म इनका वैष्णव धर्म है। क्या धर्म है? वैष्णव धर्म है। और अगला लिखिए किस धर्म इनका क्या हो गया? वैष्णव। और ये उपाधि क्या लेते हैं? ये उपाधि लेते हैं आपका परम भागवत की। क्या लेते हैं? परम भागवत की। ये हो गई इनकी उपाधि। क्लियर? यहाँ तक की चीजों को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिए। अगला चले अब हम, ये इनके बारे में था सामान्य जानकारी। अब हम आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखें। चलिए अगर हम बात करें अब राजाओं की, अब राजाओं के क्रम देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब किसी भी वंश के बारे में ज्यादा से राजाओं क्रम देखते हैं। सबसे पहले जो राजा आते हैं वो आते हैं आपके शरभराज। ठीक है, क्या आते हैं आपके? शरभराज। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम राजा है यहाँ इस वंश के, प्रथम राजा है। वह क्या है? साथ साथ ये है आपके संस्थापक। क्या है आपके? संस्थापक। क्लियर है? ये क्या है आपके? संस्थापक। क्लियर? अगला याद रखेंगे इनके बारे में, इनके नाम पर ही राजधानी का नाम है। किसका नाम है? राजधानी का नाम। ठीक है, इनके नाम पे ही राजधानी का नाम है और इन्होंने अपने नाम क्या चलाए? सिक्के चलाए हैं। क्या चलाए हैं? अपने नाम के सिक्के। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिए, अपने नाम के क्या चलाए हैं? अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए कि हर राजा जो अपने नाम के सिक्के चलाता है, मोस्टली लोग चलाते ही हैं। तो हमारे जो ये आपके शरभराज है, इन्होंने भी क्या चलाया? अपने नाम के सिक्के चलवाए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये हो गया प्रथम राजा संस्थापक और इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख। किससे? भानुगुप्त के एरण अभिलेख। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई आपकी किसके बारे में? ये सब बातें हो गई आपके शरभराज के बारे में। अब इनके पुत्र आएंगे नरेंद्र, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इनके पुत्र कौन है? नरेंद्र। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए अगर हम नरेंद्र के बारे में, तो नरेंद्र के बारे में सबसे पहला चीज ये देखिए आप लोग कि ये जो शासक है, ये जो राजा है, किसका पुत्र है? ये शरभराज के पुत्र है। ठीक है, इन्होंने क्या धर्म अपनाना है? वैष्णव धर्म को मानते हैं, परम भागवत की उपाधि भी लेते हैं। इनकी मुद्राओं पर गजब शक्ल लक्ष्मी का अंकन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र, 3 ताम्रपत्र। ठीक है, एक आपका पीपरदुला है, कुरुद है। ठीक, क्या क्या है? पीपरदुला, कुरुद और आपका क्या है? मल्हार यदि रावण ताम्रपत्र कहते
कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में चलिए देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है इनके द्वारा, ये परम भागवत की उपाधि लेंगे, ठीक है। परम भागवत की उपाधि ले लेते हैं, ठीक है। परम भागवत की उपाधि, ये इनका पहला काम है, ठीक है। दूसरा देखेंगे अगर हम लोग, तो दूसरा है इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा वैष्णव धर्म को माना गया है। क्या किया गया इनके द्वारा, वैष्णव धर्म को माना गया है, वैष्णव धर्म मानते हैं। अगर हम अगला देखें, आपका क्या अगला देखें, तो ये याद रखिएगा कि परम भागवत की उपाधि वैष्णव धर्म को ये मान रहे, साथ ही इनके कितने 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, कितने 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं देखेंगे आप लोग। सबसे पहला याद रखिए आप लोग कहाँ से मिला है, सबसे पहले आपको मिला है पीपरदूला से। कहाँ से, पीपरदूला। ये शासन के उन्होंने तीसरे वर्ष जारी किया, ठीक है। अपने शासन के तीसरे वर्ष जारी किया आपका क्या, आपका पीपरदूला ताम्रपत्र, ठीक है। अगला ताम्रपत्र कब जारी किया उन्होंने, कुरुद ताम्रपत्र, ठीक है। ये जारी किया उन्होंने अपने 24वें वर्ष, कितने वर्ष में, 24 वर्ष में जारी किया। और इनका अंतिम ताम्रपत्र कहा जाए तो वो है रावण, या इसी को कहते हैं हम लोग मल्हार। और ये क्या है आपका तिथि विहीन, ठीक, किसी भी प्रकार की तिथि का इसमें उल्लेख नहीं मिलेगा। तो क्या है ये, तिथि विहीन, तिथि विहीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना है उसके तीनों ताम्रपत्र के बारे में, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीपरदूला ताम्रपत्र का संबंध किससे है और इसमें क्या चीज का उल्लेख मिलता है। इसमें मुख्यतः उल्लेख ये मिलता है कि इन्होंने क्या किया है, भूमि दान किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है। अधिकतर देखो ताम्रपत्र में यही उल्लेख मिलता है कि इसका दान, क्या क्या दान किया गया, ये सब मुख्यतः, और उनका शासन काल कैसा था, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या क्या थे, ठीक है, ये उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुरुद ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलता है कि इनका शासनकाल बहुत लंबा रहा होगा, ठीक है। इनका शासनकाल क्या था, इनका शासनकाल बहुत लंबा था। इन्होंने 24 वर्ष कंप्लीट किए अपने शासनकाल के, समझ रहे हैं ना, क्योंकि शासनकाल के 24वें वर्ष जारी किया, मतलब कह सकते हैं इन्होंने अपनी रजत जयंती पूरी करी शासनकाल में, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। और जो आपका रावण या मल्हार ताम्रपत्र पूर्णतः तिथि विहीन है, इसमें किसी भी प्रकार की तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। इतना क्लियर आ गया समझ, चलिए यहाँ तक पूरे तरीके से याद रखिएगा। और नरेंद्र सेन के बारे में और ज्यादा कुछ और जानने वाला चीजें नहीं है, बस इतना ही आप लोग को याद रखना है, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, आगे के राजा के बारे में देखेंगे, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करें अगले राजा के बारे में। देखिए अगले राजा की बात करें तो अगले राजा है आपके प्रसन्न मात्र। कौन है आपके, प्रसन्न मात्र। अब प्रसन्न मात्र के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है आपके नरेंद्र के पुत्र हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, प्रसन्नपुर नगर बसाया। देखिए जो इनका नाम उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने क्या बसा लिया, अपना नगर बसा लिया, राज्य बसा लिया। तो प्रसन्नपुर प्रसन्न मात्र के नाम पे बना है, ठीक है। ये वही प्रसन्नपुर जिसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मल्हार कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी लोग कि प्रसन्न मात्र द्वारा क्या बसाया गया आपका, प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर क्या बसाया गया, नगर बनाया गया, नगर बसाया, ठीक है। जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग वर्तमान में कहते हैं मल्हार, क्या कहते हैं, मल्हार कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो निडला नदी, जिसको अभी वर्तमान में लीलागढ़ नदी कहते हैं, उसके तट पर, ठीक है। तो लिखेंगे कि निडला नदी के तट पर, कहाँ पे, निडला नदी के तट, निडला नदी के तट पर स्थित। इतना इस चीज को आप लोग बहुत ही तरीके से याद रखिए, कहाँ पे स्थित है, निडला नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। ये तो बात हो गई आपकी किसके, प्रसन्न मात्र की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 116 सिक्के इनके प्राप्त हुए। अब रहे बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन मात्र हमको 116 सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने सिक्के प्राप्त होते हैं, 116 सिक्के। और इनके सिक्कों की विशेषता ये है कि इनके जो सिक्के हैं उसमें शिष्ट पेटिका लिपि का प्रयोग किया। अब ये शिष्ट पेटिका लिपि क्या होती है, इसमें ये होता है कि सिक्कों पे ना गरुड़ शंख चक्र की आकृति बनी हुई, क्या होती है, गरुड़ शंख और चक्र की आकृति बनी हुई, ठीक है। तो लिखेंगे कि शिष्ट पेटिका 116 सिक्के इनके प्राप्त हुए हैं, जिन पर क्या प्रयोग हुआ है, आपका शिष्ट पेटिका लिपि का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, शिष्ट पेटिका लिपि का प्रयोग हुआ, शिष्ट पेटिका लिपि का प्रयोग, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद होगा आपको, ठीक है, याद रहेगा ये क्या कि शिष्ट पेटिका लिपि का इनके द्वारा किया गया है प्रयोग, ठीक है। ये शिष्ट पेटिका लिपि क्या है, जिसमें आपको मिलेगा गरुड़, शंख व चक्र,
ये तीनों के क्या मिलेंगे आपको, तीनों की ही जो छवि है वो आपको सिक्कों पे दिखाई देगी। किस किस की, गरुड़, शंख और चक्र। याद रहेगा ये चीज। इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं शिशपेटिका लिपि। देखिए अब शिशपेटिका लिपि के सिक्के इनके प्राप्त हुए। अब ये सिक्के कहाँ ढलवाए गए, ये मल्हार इसी टकसाल में ढलवाए गए, क्योंकि भाई मल्हार जो उनका खुद का राज्य है, वह जो उनका खुद का मतलब नगर है, वहीं पे तो बनाएंगे ना, नॉर्मल सी बात है। तो इनके जो टकसाल, कौन सा टकसाल में सिक्के बनवाए गए, मल्हार स्थित, ठीक है, मल्हार स्थित, मल्हार के टकसाल में ये सिक्के ढलवाए गए, ठीक है ना, सिक्के ढलवाए गए इसके। ये भी वैष्णव धर्म को ही मानते हैं, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ये सब बातें थी आपकी प्रसन्न मात्र। अब प्रसन्न मात्र के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, मनमात्र दुर्गराज। ठीक है, अलग अलग मान मात्र मिलता है, दुर्गराज मिलता है, जयराज मिलता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखें हम, देखिए चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अगले राजा हैं वो है आपके जयराज, मनमात्र या दुर्गराज, ठीक है। इनके बारे में देखें तो क्या है, इनका क्षेत्र भी नॉर्मल सी बात है, जहां इनके पिताजी थे मल्हार, यहाँ वो भी वही शासन करेंगे। तो इनकी राजधानी क्या है आपकी, इनकी राजधानी आपकी रहेगी मल्हार। क्या रहेगी, मल्हार रहेगी। और इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो आरंग से प्राप्त हुए हैं। आरंग हो गया आपका, अंगूरा हो गया, यहाँ से क्या प्राप्त हुए, इनके इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए। क्या है, इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार कि दुर्ग नामक नगर की स्थापना इनके द्वारा की, ठीक है। जबकि हीरालाल कहते हैं कि एक शिव दुर्ग नामक व्यक्ति था, उसने की थी दुर्ग नामक नगर की। हम दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजन है। तो लेकिन अगर अभी हम पढ़ रहे हैं मनमात्र दुर्गराज के बारे में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार क्या कहा गया है। ये कहा गया है आपका कि आपका जो दुर्गराज ने ही दुर्ग नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। तो लिखेंगे इसको कि शिव किसने कहा है आपका, लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने क्या कहा है, लोचन प्रसाद पांडे ने ये कहा है कि दुर्गराज ने, किसने, दुर्गराज ने दुर्ग नामक नगर की स्थापना की, ने दुर्ग नामक नगर की स्थापना की है। क्लियर है यहाँ तक। इस चीज को बहुत ही तरीके से याद रखना है आप लोगों को कि क्या बोलते हैं कि लोचन प्रसाद पांडे ने क्या की है, दुर्गराज, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्गराज ने दुर्ग नामक नगर की स्थापना की। और साथ में ये भी याद रखिए कि हीरालाल के अनुसार शिव दुर्ग नामक व्यक्ति द्वारा दुर्ग नगर की स्थापना की गई, ठीक है। अब इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 3 पुत्र होते, ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूँ। इनके कितने पुत्र हैं, इनके 3 पुत्र। कौन कौन है, याद रखिए इनके 3 पुत्रों के नाम में सबसे पहले कौन आते हैं आपके, सुदेवराज। कौन है, सुदेवराज। इनका नाम महासुदेवराज ही मिलता है। फिर आपका कौन आते हैं, व्याघ्रराज आ जाएंगे, और आपका प्रवरराज। कौन आएंगे, प्रवरराज प्रथम, ठीक है। ये इनके 3 पुत्र हैं, ठीक है। क्या है, ये 3 इनके पुत्र हैं, ठीक है। कौन कौन है आपके, सुदेवराज, व्याघ्रराज और प्रवरराज प्रथम। यहाँ तक समझ आया सभी को। देखिए एक बार ध्यान से समझेंगे कि जो जयराज दुर्गराज है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या रहती है, उसकी राजधानी मल्हार रहती है, ठीक है। उनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते, एक आपका आरंग से, एक आपका अंगूरा से, ठीक है। और इनका बताया गया लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार कि दुर्ग नामक जो आपका नगर है उसकी स्थापना किसने की है, दुर्गराज ने की। लेकिन आपके हीरालाल के अनुसार क्या बताया गया, हीरालाल के अनुसार बताया गया कि एक शिव दुर्ग नामक व्यक्ति था, उसने स्थापना की। तो दोनों में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पर आप अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दुर्गराज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लोचन प्रसाद पांडे ने क्या कहा है। लोचन प्रसाद पांडे ने कहा है कि दुर्गराज ने दुर्ग नगर की स्थापना की, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो इनके 3 पुत्रों का नाम याद रखिए, सुदेवराज, व्याघ्रराज और प्रवरराज प्रथम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगले जो आपके राजा हैं वो है सुदेवराज। इनका नाम महासुदेवराज भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सुदेवराज या आपका महासुदेवराज, ठीक है। अगर हम इनके बारे में जाने तो इनके सबसे ज्यादा कितने, 8 ताम्रपत्र मिलते, कितने, 8। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी प्रकार के चित्र का उल्लेख नहीं, ठीक है। क्या नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार के चित्र का उल्लेख नहीं। कितने ताम्रपत्र मिलते हैं, 8 ताम्रपत्र। क्लियर है, कितने, 8 ताम्रपत्र।
और इसमें क्या उल्लेख नहीं है, इसमें आपका किसी भी प्रकार के चित्र का उल्लेख नहीं, यानी है किसी भी प्रकार के चित्र का उल्लेख नहीं। ठीक है, तो क्या उल्लेख मिलता है इसमें, बात तो ये भी आएगी कि भाई क्या उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है सभी प्रकार के, इसमें कितने शासक आए, कितने मंत्री हुए, कितनी रानी, सभी का उल्लेख आपको मिलेगा। तो क्या उल्लेख मिलेगा आपको, रानी का उल्लेख मिलेगा, इसमें मंत्री का उल्लेख मिल जाएगा, सेनापति, इन सब का आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से याद रखिए आप ये चीज कि सर्वाधिक ताम्रपत्र 8 ताम्रपत्र किसके शासनकाल में प्राप्त हुए हैं, आपके महासुदेव राज के। ठीक है, और इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें चित्र का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, मात्र रानी, मंत्री और सेनापति के बारे में आपको इसमें देखने को नाम उल्लेख मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में अब और जानते हैं कि ये जो सुदेव राज है, ठीक है ना, तो इनके एक था सर्वाधिकारीकृत, इनका क्या था, एक सर्वाधिकारीकृत। ठीक है, लिखेंगे उसके बारे में, सर्वाधिकारीकृत। उसके बारे में ये कहा जाता है, उसका नाम है क्या, इंद्रबल। क्या नाम है उसका, इंद्रबल नाम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंद्रबल, जो इनका छोटा बेटा रहता है प्रवराजपथ द्वितीय, ठीक है, उसकी हत्या करता है और पांडुवंश की नींव रखता है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखिए, यही इंद्रबल है जो आपका पांडुवंश का आगे जाके वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। ठीक है, यही क्या करेगा, आपका पांडुवंश की नींव रखेगा। क्या करेगा, पांडुवंश की नींव रखेगा। ठीक, और क्या करेगा, इनके ही पुत्र, जिसका वो सर्वाधिकारीकृत है, उनके ही पुत्र की हत्या करके करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और तो इनके बारे में और कोई विशेष जानकारी नहीं, इतना को आप अच्छे से नोट करिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, तो अब इनके जो भाई है, छोटा भाई प्रवराज प्रथम, इसके बारे में जानते हैं। किसका भाई है वो है आपके महासुदेवराज का भाई। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। अब ये जो था बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अंदर बहुत लालच है, तो ये चाहता है कि इसको पूरा साम्राज्य मिल जाए। तो ये जहाँ पे इसका भाई शासन कर रहा है आपका सुदेवराज, ठीक है, सुदेवराज कहाँ शासन कर रहा है, आपका मल्हार वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपका सिरपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे शासन कर रहे हैं। तो इसको था कि मेरे को पूरा क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए, मेरे को पूरा क्षेत्र चाहिए। तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो पूरा अधिकार कर लेते हैं सिरपुर। ठीक है, सिरपुर को क्या बना लेते हैं, अपनी राजधानी। क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। ठीक है, सिरपुर को क्या बना लेते हैं आप ना, राजधानी। ठीक है, महानदी का जो दक्षिणतम भूभाग था पूरा इनके अधिकार में आ जाता है। किसका, महानदी का दक्षिणतम भूभाग। ठीक है, दक्षिणतम भूभाग क्या हो जाता है, पूरा इनके अधीन आ जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम समय में फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत कम समय तक ये शासन करते हैं और क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका जो छोटा बीच का वाला भाई है, जो इनका व्यागराज, किसका, महासुदेवराज का जो भाई है व्यागराज, वो इनके ही अधीन रहता है। ठीक है, वो अलग से उसको कोई भी राज्य नहीं दिया जाता है, वो इनके अधीन क्या रहता है, बस मात्र सामंत मात्र रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है इनका छोटा भाई, किसका सामंत होगी, याद रखिए कि वो सुदेवराज का सामंत नहीं है, वो सामंत है प्रवरराज प्रथम का। तो क्या इनका जो भाई है व्यागराज, वो किसका है सामंत, वो सामंत है प्रवरराज प्रथम। किसका, प्रवरराज प्रथम। ठीक है, तो आपका प्रवरराज प्रथम से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले राजा के बारे में। तो देखिए, अगर हम व्यागराज के बारे में देखें तो व्यागराज जो है आपके देखेंगे, ये क्या है आपकी, इनकी उपाधि क्या है, भट्टारक की उपाधि। किसकी उपाधि है, भट्टारक की, भट्टारक की उपाधि। ठीक है, अब ये क्या है, इनका जो क्षेत्र है महानदी का जो आपका उत्तर भूभाग है, ठीक है, वो पूरा क्षेत्र क्या है, इनके अधीन। ठीक है, और ये क्या है, सामंत मात्र। ठीक है, क्या है, ये सिर्फ सामंत मात्र। और किसके अधीन है ये, और ये अधीन है आपके प्रवरराज प्रथम के अधीन। किसके अधीन है, प्रवरराज प्रथम के अधीन। ठीक है, प्रवरराज प्रथम के अधीन है ये। ठीक है, इनकी ही जो अभिलेख या इनका जो ताम्रपत्र, इसमें ही उल्लेख मिलता है क्या, अमार्य कुल का। ठीक है, क्या मिलता है आपका, अमार्य कुल, या आपका जो अमरज कुल है ना, अमरज कुल या अमराय। ये अमरज कुल या आपका अमराय कुल, ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये जो नाम है इस वंश का,
ये आपको देखने को मिलता है आपके व्यागराज की ताम्रपत्र में। सिर्फ सामंत मात्र थे, ठीक है, किसके अधीन थे? प्रवरराज प्रथम के अधीन, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। अब हमको देखना है प्रवरराज द्वितीय के बारे में, ठीक है। मैं रेस कर रही हूँ इसको। देखिए प्रवरराज द्वितीय के बारे में देखिए तो ये पुत्र है किसके? महासुदेव राज के पुत्र, ठीक है। अब देखिए इनकी जो मलगा ताम्रपत्र से क्या जाति, इनका ताम्रपत्र है क्या है? मलगा ताम्र, ताम्रपत्र है मलगा ताम्रपत्र, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? ये बिलासपुर से संबंधित है आपका, ठीक है, बिलासपुर क्षेत्र से संबंधित है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे आपको जानकारी ये प्राप्त होगी, ठीक है। क्या ताम्रपत्र है आपका? मलगा ताम्रपत्र है बिलासपुर का, ठीक है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महासुदेव राज के जो सर्वाधिकारी कृत थे, कौन थे आपके? इंद्रबल, ठीक है। क्या है? इंद्रबल ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। इंद्रबल ने इनकी हत्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। इंद्रबल ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। और क्या किया? आपके पांडुवंश की नींव रखी। क्या करा? पांडुवंश की नींव रखी, पांडुवंश की नींव रखी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो क्या बोलते हैं नया एक वंश, छत्तीसगढ़ में एक नया क्षेत्रीय वंश पांडुवंश की स्थापना होती है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ चीजें आपको बहुत अच्छी समझ आई होंगी। एक बार राजाओं को अच्छी तरीके से याद रखिए। सबसे पहला राजा कौन है? शरभ राजा। उसके बारे में बस ये याद रखिए कि उसके नाम पे राजधानी का नाम है, उसके नाम पे सिक्के चलाए गए, ठीक है। दूसरा राजा जो है आपका नरेंद्र, कौन है? नरेंद्र सेन। उसके बारे में याद रखिए आप लोग कि उसने परम भागवत की उपाधि ली है, वैष्णव धर्म को मानता है और उसकी मुद्राओं पर गजाभिषेक लक्ष्मी का अंकन है और उसके 3 ताम्र मित्र, कौन कौन से? एक आपका पीपर दूला, एक आपका कुरुद और एक आपका रावण या मल्हार ताम्र, ठीक है। उसके अभिलेखों में लिखा हुआ है खड़ग धारा जित हुई, मतलब खड़ग की धार से पूरे विश्व को या पूरे जगत को जीतने वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र प्रसन्न मात्र। कौन आते हैं? प्रसन्न मात्र आते हैं, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया है? उनके द्वारा क्या गया? प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की गई है और उनके द्वारा 116 सिक्के उनके प्राप्त हुए हैं, जिन पर अंकित है आपका शिशपेटिका लिपि। क्या अंकित है? आपका शिशपेटिका लिपि उसमें अंकित है, ठीक है। शिशपेटिका लिपि क्या होती है? शिशपेटिका लिपि में क्या होता है कि सिक्कों पे प्रयोग होता है आपका गरुड़, शंख और चक्र की दृश्य उसमें अंकित। क्लियर है इतना? ये आपके प्रसन्नपुर के बारे में, प्रसन्न मात्र के बारे में, ठीक है, जिससे प्रसन्नपुर नगर बसा है। अब इनके पुत्र आएंगे आपके दुर्गराज, मन मात्र इसको कहेंगे, जिनके द्वारा क्या है? ऐसा कहा गया है कि इनके द्वारा दुर्ग नगर की स्थापना की। और ये कौन कहा है आपका? लोचन प्रसाद पांडे ने कहा है। इनका आरंग से, मल्हार से, अंगूरा से ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और क्या है? इनके आगे देखेंगे इनके 3 पुत्र हैं। कितने? 3 पुत्र, महासुदेव राज, व्यागराज और आपका प्रवरराज प्रथम। उसके बाद हम देखेंगे आपका कि महासुदेव राज जिसके 8 ताम्रपत्र मिलते हैं, जिसपे क्या है आपको राजा रानी सभी का उल्लेख, लेकिन चित्रों का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? फिर अगर हम आगे देखें आपका तो अगला शासक कौन आएगा आपका? अगला है प्रवरराज प्रथम, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक है, ठीक है। उसने क्या किया? राजधानी सिर्फ स्थानांतरित किया अपना, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा व्यागराज, जो मात्र सामंत है, किसके अधीन? प्रवरराज प्रथम के। फिर अंत में आप देखिए किसको? प्रवरराज द्वितीय को देखेंगे, जिसकी हत्या कौन करेगा? इंद्रबल करेगा, जो कि सर्वाधिकारी है किसका? आपका महासुदेव राज का, ठीक है। उसकी हत्या करके आप क्या करेगा? वो करेगा पांडु वंश की नींव का प्रारंभ, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो शरभपुरी वंश है वहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।